नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है। प्रदेश राजस्थान है, जिला है पाली। तारीख थी 4 जुलाई 2015। 4 जुलाई 2015। पाली शहर के कोतवाली में एक फ़ोन आया। लैंडलाइन नंबर से ये फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि सर, नया गांव फ्लाईओवर के पास खेत में एक बच्चे की लाश पड़ी है। बच्चे की लाश अर्ध नग्न है। खैर, सूचना मिलते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष दिरावर सिंह सोढ़ा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। शव की जांच की गई। भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हुई तो शव की पहचान भी बहुत जल्दी हो गई। पता ये लगा कि पास में ही एक आश्रम, आर्य समाज का एक गुरुकुल है। उसी आश्रम में रहने वाले एक शिष्य, छात्र को शिष्य कहते हैं, एक शिष्य सव्यसाची उर्फ चिंटू, जो रुड़की हरिद्वार का निवासी था, ये उसकी लाश थी। सव्य के सिर पर चाकुओं के गोदने के निशान, पत्थर और मिट्टी के ढेलों से किया गया वार और गला घोटने की कोशिश के साक्ष्य उसके शव पर मिले। जिस तरह से हत्या की गई थी, पुलिस को स्पष्ट लगने लगा कि मारने वाले ने अपना पूरा गुस्सा इस पर उतारा है। जहां जिस जगह पर या जिस खेत पर ये लाश मिली थी, वहां दो पक्षों को लेकर जमीन का विवाद था, उसी भूमि का जिसमें ये मिली थी। पाली शहर में इस तरह की ये पहली घटना हुई थी जब 7 साल के मासूम की इस तरह से निर्मम हत्या की गई हो। सव्यसाची उर्फ पिंटू की उम्र केवल 7 वर्ष थी। सभी आश्रम के रहने वाले स्टाफ और अन्य बच्चों से जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद पुलिस को सव्यसाची की हत्या को लेकर पहला सुराग मिला। सव्यसाची उर्फ चिंटू पुत्र रविंद्र कुमार सेन हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला था। उसका वैदिक अध्ययन में, पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से वैदिक अध्ययन में उसकी बहुत रुचि थी। पाली के गुरुकुल में सव्यसाची का सगा मौसेरा भाई आचार्य सौरभ रहता था। आचार्य के मतलब वो पढ़ चुका था, वयस्क था, और वहाँ उसका बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई लिखाई, वेदों की पढ़ाई लिखाई, सनातन और कर्मकांड की पढ़ाई लिखाई का काम आचार्य सौरभ करते थे। आचार्य सौरभ जब अपने गांव गए, अपनी रिश्तेदारी में गए, तो उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को देखा कि वो संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही शुद्ध उच्चारण से पढ़ लेता है। वो 7 महीने पहले उसे लेकर पाली आ गया। संस्कृत पर उस बच्चे की ऐसी पकड़ थी कि वो बिना देखे ही संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और श्लोकों का पूरा धारा प्रवाह वाचन बहुत अच्छी तरह से किया करता था। संस्कृत के श्लोक उसे कंठस्थ थे 7 वर्ष की उम्र में, और फिर कई साक्ष्य इस संबंध में पुलिस को धीरे धीरे करके मिलने लगे। पहला सुराग तो यही कि इसका मौसेरा भाई इसे लेकर आया था, तो हो सकता है जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ की किसी अदावट की वजह से, किसी दुश्मनी की वजह से ये घटना हुई हो। जो घटनास्थल पे सुराग छोड़े गए थे, उससे लग रहा था कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ये सुराग छोड़े हैं। गुरुकुल के मुख्य भवन से बच्चों का बाथरूम करीब 200 फीट दूर था, अलग अलग जगह बना हुआ था। सव्य की हत्या 4 बजे दोपहर की मानी जा रही थी, क्योंकि शाम को 4 बजे उसके बारे में सूचना मिली थी। पुलिस ने उसको वहाँ देखा था, तो ये अंदाज था कि 11-12 बजे के आसपास इसको मार के यहाँ फेंका गया है। आश्रम के रहने वाले सभी बच्चे सुबह, चूँकि आप जानते हैं इस तरह के आश्रम में
अनुशासन का बड़ा योगदान होता है। सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, सुबह का अपना वो सब जो नहाने धोने का कार्यक्रम करते हैं और 5 बजते बजते सभी बच्चे स्नान करके उस बाथरूम से आ जाते हैं और दोबारा फिर बाथरूम का उपयोग वो नहीं करते हैं। बाथरूम क्या, वो स्नानागृह था, उसका उपयोग नहीं करते हैं और शव को उसी स्नानगृह या उसी वॉशरूम के पीछे वाली जगह पर फेंका गया था। और जब ये लग रहा था कि ये दोपहर में किया गया है और 5 बजे के बाद बच्चे उस स्नान गृह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जानबूझकर उसी के पीछे फेंका गया है। आश्रम के प्रबंधन से पूछा गया कि भाई इसको कब अंतिम बार देखा गया, कहाँ देखा गया, किसने देखा, क्या करते हुए देखा, कहाँ जाते हुए देखा, कहाँ से निकलते हुए देखा। तो आश्रम प्रबंधन ने एक लाइन का जवाब दिया कि सव्यसाची ने पपीता खाया था दोपहर में। और आश्रम के रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट से पूछताछ की तो लोगों ने यही बताया कि उसने करीब 12 बजे के आसपास पपीता खाया था और हत्या से पहले दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास पपीता खाकर वो स्नान घर की तरफ शायद चाकू और उस बर्तन को जिसमें पपीता काटा गया था उसको धोने के लिए गया था। ऐसी बात सभी लोगों ने, प्रबंधन ने भी, वहाँ के जो आचार्य लोग थे उन्होंने भी और साथ में पढ़ने वाले गुरुकुल के दूसरे सदस्यों ने भी बताया। चूंकि सव्यसाची गुरुकुल का सबसे छोटा सदस्य था, उम्र का सबसे छोटा सदस्य, सबकी निगाह उस पर रहती थी और सबका वो लाडला भी था, इसलिए जयपुर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इस हत्या से काफ़ी वहाँ क्षोभ था, काफ़ी आक्रोश था लोगों के बीच में, तो उसे जोधपुर से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। स्क्वाड में शामिल डॉग ने, यानी कुत्ते ने या स्नाइपर डॉग जिन्हें कहते हैं, उसको घटना स्थल पर ले जाकर बच्चे के कपड़े सूंघाए गए। स्मेल से वो ट्रैक करते हैं स्मेल को, तो उसके बच्चे उसके कमरे से प्रबंधन से कहा गया वो उसके कपड़े ले आए उस बच्चे के और उसे मौके पर ले जाकर उसे सूंघाया गया। उसके बाद वो खोज करते हुए सव्य के कमरे में ही आकर रुक गया। पुलिस के जो डॉग हैंडलर होते हैं उसने अपने इस श्वान को, इस कुत्ते को 3 बार अलग अलग तरह से घटना स्थल पर ले जाकर, कभी बच्चे के जूते चप्पल को सूंघाकर, कभी उसके कपड़े को सूंघाकर, और आगे जब उसके साथ बढ़े तीनों ही बार वो कमरे में ही आकर रुका। पुलिस के सामने इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल थे। बहुत वाइड कवरेज मिली थी अखबारों में इस हत्याकांड को, और ये पुलिस के सवाल पुलिस की जुबानी ही उन अखबारों में छपे थे। पहला सवाल ये था कि आश्रम के भवन में पानी की मटकियाँ और बाल्टियाँ भर के रखी जाती हैं। सवेरे बच्चे ही सब भर के रखते हैं और दिन भर बच्चे यही पानी भी पीते हैं और बर्तन भी यहीं धोते हैं। वो कभी 200 फुट की दूरी पर बने हुए उस वॉशरूम में नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जबकि वो पानी सब भरा हुआ रखा हुआ था, सव्यसाची 200 फीट दूर बाथरूम में चाकू धोने के लिए क्यों गया होगा, ये पहला सवाल था। सब एक दूसरे को सुनकर ही बता रहे थे, ये कोई नहीं बता पाया कि उसको बाथरूम में जाते हुए किसने देखा था। दूसरा सवाल जो बहुत पुलिस को परेशान कर रहा था कि आश्रम प्रबंधन का कहना था कि हत्या से पहले सव्यसाची ने पपीता खाया था और चाकू धोने बाथरूम गया था। पूरे आश्रम में न तो पपीते के छिलके मिले, न पपीते के बीज मिले। सामान्य रूप से कोई भी घर में पपीता खाने के लिए अगर काटता है तो पहले उसके छिलके उतारे जाते हैं और फिर उसका बीज निकाला जाता है, तब टुकड़ों में काट के उसे खाया जाता है। तो जहाँ जहाँ आश्रम के बच्चे ही साफ सफाई करते हैं सभी आश्रम में, तो जहाँ जहाँ उनका आश्रम का कूड़ा या इस तरह के सब्जी या फल के टुकड़े फेंके जाते हैं, वहाँ पुलिस ने जब देखा तो कहीं भी उसे न तो पपीते का छिलका मिला, न पपीते का बीज मिला। जहाँ सव्यसाची रहता था
वहाँ उसका मौसेरा भाई और एक अन्य आचार्य रहते थे। यानी उनका मौसेरा भाई जो आचार्य था, आचार्य सौरभ उसका नाम था, और विद्यालय के यानी वेद विद्यालय के उस आश्रम के एक दूसरे आचार्य भी वहीं रहते थे। तो अगर वो 1:30 बजे के आसपास चाकू धोने गया था और 4 बजे लाश मिली, तो 2 घंटे तक उसके मौसेरे भाई या दूसरे आचार्य पर इस बात की निगाह क्यों नहीं गई कि वो पिछले 2 घंटे से कहाँ गया है। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल जिससे पुलिस उलझ रही थी, जिससे पुलिस के लिए चैलेंज था, वो ये था कि जिस चाकू से सव्य को गोदा गया था वो आश्रम का था। जो मौके पर वहाँ मिला था, एक बाड़ बनी हुई थी तार की, उसके उस तरफ उसकी बॉडी मिली थी और इस तरफ वो चाकू मिला था जिससे उसे गोदा गया था, रस्सी मिली थी जिससे उसका गला घोंटा गया था, और इसके अलावा आश्रम की बाड़ पर पुलिस को 2 बच्चों के कुर्ते भी मिले जिन पर खून के धब्बे थे। यही बातें पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी कि 2 बच्चों के कपड़े जिन पर खून का निशान, और रस्सी और चाकू, रस्सी भी आश्रम की और चाकू भी आश्रम का। इसका कोई एक्सप्लेनेशन न तो प्रबंधन दे पा रहा था, न पुलिस अब तक जब शुरुआती जांच में उसे ढूंढ पा रही थी। चौथा सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि वारदात को अंजाम देने और शव ठिकाने लगाने में हत्यारे को काफ़ी वक्त लगा होगा। ऐसे में निकट ही आश्रम भवन में मौजूद लोगों के बीच ये बात क्यों किसी ने नहीं देखी, क्यों किसी को पता नहीं लगा। और आश्रम में रहने वाले 14 साल के एक शिष्य का व्यवहार अलग अलग सा लग रहा था। बाकी लोगों से इतर वो अलग अलग बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसे डिटेन करके पूछताछ की गई। 14 साल का बच्चा था, आप समझ ही सकते होंगे कि क्या शक्ति हुई होगी और कितना बर्दाश्त किया होगा। बहरहाल थोड़ी देर में उसने इशारा किया कि सब्यसाची का जो मौसेरा भाई है आचार्य सौरभ, ये सब उसने किया है। पुलिस ने मौसेरे भाई सौरभ को, आचार्य सौरभ को हिरासत में ले लिया। आचार्य सौरभ भी 20-21 साल 22 साल के रहे होंगे और सब्यसाची के सगे मौसी के लड़के थे। शुरुआत में तो सौरभ मन गढ़ंत कहानियाँ बताता रहा, पर जब पुलिस ने उससे कुछ सख्ती की, कुछ विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की, तो उसने ये हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने सब्यसाची की हत्या की है, यानी उस 7 साल के मासूम की हत्या सौरभ ने की है, ऐसा उसने अपने इकबालिया बयान में बताया। आचार्य और अन्य लोगों की हरकत का पता तक नहीं चला। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला था। पुलिस ने जब आगे की पूछताछ शुरू की कि आखिर उस 7 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है, और सौरभ ही उसे हरिद्वार से यहाँ पढ़ाने के लिए ले आया था, तो आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो सौरभ ने बताया कि सव्य की हत्या उसने 3 जुलाई की रात में ही कर दी थी। हत्या करने के बाद सव्य की लाश को रात में ही बाथरूम के पास लाकर बाड़ के ऊपर से पास के खेत में फेंक दिया था। सौरभ ने बताया कि वो पॉर्न देखने का आदी था, यानी पॉर्न एडिक्ट था, और ऐसा वो पिछले 3 सालों से बिना पॉर्न देखे हुए उसे नींद नहीं आती थी। और पॉर्न देखने के बाद ही उसने धीरे धीरे करके अल्पवयस्क कई बच्चों पर ट्राई किया, लेकिन एक 14 साल के बच्चे को उसने अपना शिकार बनाया। वो उसका बहुत ध्यान देता था, बाहर से खाने का सामान ले आना, उसे बाहर अकेले घुमाने ले जाना, उसे आश्रम में सबसे बढ़िया खाना, समय पर खाना, और दूसरे बच्चे अगर उसको देख भी लें, कह भी दें कुछ, तो उन बच्चों को डांटना, डपटना और पीटना, ये तक सौरभ करता था। इतना ध्यान रखता था वो उस
नाबालिग 14 साल के बच्चे का, क्योंकि वो उसके साथ यौनाचार करता था। उसे हर सुविधा जो आश्रम में संभव है उसे दिलाया करता था। ये बात आश्रम के सभी बच्चे और कुछ आचार्य भी जानते थे, और उस बच्चे का वो इतना ध्यान रखता था, इसी कारण वो बच्चा इसके इस गंदी हरकत का, इस कुकर्म का विरोध नहीं करता था। पुलिस की सख्ती के बाद उसने बताया कि लगभग 1 साल से वो इस बच्चे के साथ बच्चे का यौन शोषण लगातार कर रहा है, लेकिन फिर भी सौरभ के ऊपर किसी को शक नहीं हुआ। ये थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है। घटना के बारे में उसने बताया कि 3 जुलाई की रात सौरभ हमेशा की तरह उसी आश्रम के उसी 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा था। इसी दौरान सब्यसाची की नींद खुल गई और उसने उठकर अपने मौसेरे भाई सौरभ और उस 14 साल के नाबालिग के बीच होने वाली इस कुकर्म की क्रिया को अपनी आंखों से देखा। तभी जब सौरभ की निगाह उस पर पड़ी कि वो उठकर आंखें फाड़ कर देख रहा है, तो उसने सौरभ को तब उसको ये लगा कि अगर ये राज खुल गया तो उसे अपनी प्रतिष्ठा पर आँच आएगी, उसे महसूस भी होगा और किसी को भी महसूस होगा। उसके इज्जत पर, सम्मान पर और आचार्य के उसके दर्जे पर लोग फिर तरह तरह की बातें करेंगे, और सौरभ को अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने का एक ही तरीका लगा कि सभ्य की हत्या कर दी जाए, हमेशा के लिए उसे शांत कर दिया जाए, ताकि आगे भी कभी वो अपनी जुबान न खोल सके। फिर उसने आगे बताया कैसे हत्या की गई। जब ये पूछा गया तो उसने बताया कि नाबालिग सभ्य को वो पहले आश्रम भवन की छत पर ले गया। उसके साथ वो लड़का भी था, 14 साल का नाबालिग, जिसके साथ आचार्य सौरभ ये कुकर्म कर रहे थे जब उसे सभ्य ने देखा था। तो उस बच्चे को साथ लेकर सभ्य के साथ वो आश्रम के छत पर ले गए और वहाँ उसका मुंह बंद करके उसके सिर पर चाकू से कई बार चोट पहुंचाई। उसके बाद उसकी धोती और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। आश्रम में वहाँ सामान्य रूप से बच्चे धोती बनियान या धोती कुर्ता या इस तरह के जो नियम होते हैं ऐसे आश्रमों में बच्चों को रखने के, उसके हिसाब से वो उसी की धोती खोलकर और उसके गले को कस दिया। आश्रम के भवन से शव की लाश को वो बाथरूम के पास ले जाकर आया। उसे ये डाउट था कि पता नहीं ये मरा कि नहीं मरा, जिंदा रह गया तो फिर उसका बचना मुश्किल होगा, इसलिए बाथरूम के पीछे की तरफ ले जाकर उसने उसके सिर पर पत्थर से और मिट्टी के बड़े बड़े जो सूखे हुए टुकड़े होते हैं उससे उसके सर पर बार बार हमला किया। जब वो हर तरह से कन्फर्म हो गया, हर तरह से वो उसकी पुष्टि हो गई कि सभ्य मर चुका है, तो उस लाश को पास के खेत में फेंक दिया। और फिर दोपहर में गायब होने की बात सौरभ और उस नाबालिग ने जानबूझकर पूरे आश्रम में फैलाई। सभ्य को कि वो 4 जुलाई को गायब हुआ है, उसने आश्रम के बच्चों को इकट्ठा करके ये बात बताई कि जब भी कोई पूछेगा उसे यही बताना है कि वो 4 जुलाई को ही गायब हुआ है, पपीता खाया है और पपीते के चाकू को धोने के लिए स्नान गृह की तरफ गया था, उसके बाद ही ये उसकी लाश वहाँ पर मिली है। ऐसा 4 तारीख को ही, जबकि मार 3 तारीख को रात में दिया था, लेकिन सभी को, आचार्य सौरभ से सब बच्चे डरते थे क्योंकि वो बहुत सख्ती से गुरुकुल में पेश आया करता था। लिहाजा उसने सबको डराया, अगर कोई पूछे, प्रबंधन पूछे या पुलिस पूछे, तो उसको यही बताना है कि दोपहर में पपीता खाया, फिर चाकू धोने के लिए बाथरूम की तरफ गया। इसीलिए सारे बच्चे और पूरा प्रबंधन एक स्वर में यही बताता रहा पुलिस को और पुलिस के जांचकर्ता अधिकारियों को। उसके बाद से सब नज़र नहीं आया। ये भी सभी इनमेट्स को
बताने के लिए उन दोनों ने कहा, और उन दोनों का यह झूठ ही मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में मददगार हुआ कि एक साथ सारे बच्चे एक ही बात रट के, जैसे रटा हुआ, बार बार पुलिस को बता रहे थे, और शंका का सबसे बड़ा कारण भी यही हो गया और लग गया कि इसी नाबालिग और सौरभ के बीच में जरूर कोई न कोई ऐसी दुरभिसंधि है जिसकी वजह से इन्हीं दोनों के समझाने पर सारे बच्चे एक तरह की बात कर रहे हैं। ये बात फिर जब पूछताछ हुई तो उसमें खुली भी कि उस 4 जुलाई की सुबह सौरभ और उस नाबालिग ने आश्रम के सभी 15 बच्चों को एकत्र किया, उन्हें डराया धमकाया और सव्य के आश्रम से गायब होने की झूठी कहानी पुलिस को बताने के लिए मजबूर किया। सव्य जिस गुरुकुल में पढ़ता था उसकी स्थापना आर्य समाज के स्वामी ऋतिमानंद महाराज ने की थी, और सव्य की हत्या से करीब 8 साल पहले, यानी जो 2015 में जो हत्या हुई है उससे करीब 8 साल पहले, यानी 2006 या 7 में श्री ऋतिमानंद महाराज जी की का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी समाधि आश्रम में ही बना दी गई थी। समाधि उनकी आश्रम में आज भी मौजूद है। स्वामी जी की शिष्या अपने पुत्र के साथ आश्रम के अगले हिस्से में रहती हैं, और आश्रम के पिछले तरफ बने हुए भवन में आर्य समाज की गतिविधियां संचालित होती हैं। बड़ा आश्रम है ये, और उसी भवन में जिसमें आर्य समाज की अन्य गतिविधियां संचालित होती हैं, उसी में ये गुरुकुल भी संचालित किया जा रहा था। और स्वामी जी के मरने के बाद उसी संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। जो स्वामी जी की शिष्या थी उन्होंने उस संपत्ति पर अपना हक जताया कि स्वामी जी ने ये सारी संपत्ति हमें दी है। दूसरी तरफ जो वहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, जो वहाँ के सबसे वरिष्ठ आचार्य हैं, उस संपत्ति का संचालन उनके द्वारा किया जाना था। लिहाजा इस बात को लेकर वहाँ कोर्ट में, अदालत में मुकदमे हुए, और ये मुकदमा आज भी अदालत में विचाराधीन है। और ऐसे में ही, और उस खासकर उस पीछे वाली उस प्रॉपर्टी का, उस खेत का, उसके कई मुकदमे दोनों पक्षों के, दोनों ही पक्ष आश्रम के ही हैं, दोनों पक्षों के बीच में विवाद था। इस बात की जानकारी आचार्य सौरभ को थी, इसीलिए संभवतः उस खेत में फेंक दिया ताकि दूसरे पक्ष को के ऊपर आदमी की शंका जाए। यही नहीं, आचार्य सौरभ ने दूसरे गुट के हरीश नायक और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसके बाद 4 जुलाई को फ़ोन पर आश्रम के ट्रस्ट और पुलिस को मासूम की हत्या करके खेत में पड़े होने की जानकारी दी गई, और पुलिस को यही बताया गया जो आचार्य सौरभ और उसके उस नाबालिग जो जिसके साथ वो कुकर्म किया करता था, उन दोनों ने बार बार रिपीट करके प्रबंधन और पुलिस दोनों को यही बात बताई थी। फिर खैर सब चीज़ें पता लग गई, गिरफ्तार किया गया। जो दूसरा बालक था जिसके साथ उसके संबंध थे, उसको बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इसे जेल भेज दिया गया आचार्य सौरभ को। आज की घटना देखिए, आज फिर मोबाइल और पॉर्न एडिक्शन ने एक अल्पवयस्क, एक मासूम बच्चे, एक 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी। मतलब हत्या हो गई एक पॉर्न के एडिक्ट यूथ की वजह से। गुरुकुल जैसी पवित्र जगह जहाँ पठन पाठन की भाषा संस्कृत होती है, बहुत ही सख्त अनुशासन होता है, वातावरण सामान्य रूप से पवित्र रहता है, वहाँ पर एक सीनियर उसी गुरुकुल का पढ़ा हुआ भी था सौरभ, आचार्य सौरभ गुरुकुल का छात्र, या यूँ कहें आचार्य को पॉर्न देखने का एडिक्शन हो गया। संस्कृत विद्यालय में, गुरुकुल में एक टीचर को पॉर्न देखने का एडिक्शन हो गया। मैं सुनने में भी अजीब लगता है और यकीन करने काबिल नहीं रहता, लेकिन ऐसा ही था। और वो गुरुकुल के ही एक अन्य
नाबालिग के साथ साल भर से यौनाचार करता रहा और किसी को भनक भी नहीं लगी, जैसा पुलिस की बातचीत में पता लगा। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि या ये बात मानने योग्य नहीं है कि ये बात किसी को पता नहीं चली होगी। हॉस्टल बहुत छोटा है, 6-7 कमरे हैं, 15 बच्चे हैं, 3 आचार्य हैं और ऐसे में एक आचार्य का एक बच्चे के साथ इस तरह का अप्राकृतिक संबंध हो और किसी को न पता लगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ही लगता है कि डर की वजह से शायद किसी ने मुंह नहीं खोला होगा। इस तरह के गुरुकुल में खाना पीना, रहना, कपड़े, पढ़ाई, ये सब गुरुकुल की तरफ से किए जाते हैं, यानी मुफ्त में शिक्षा उनको दी जाती है, पढ़ाया जाता है। तो अपने मौसेरे भाई की हत्या आचार्य सौरभ ने सिर्फ इसलिए कर दी कि उसके एक नाबालिग इनमेट के साथ उसने कुकर्म करते हुए देख लिया था। उसको लगा कि अगर इसने कभी आज नहीं या फिर कभी भी मुंह खोल दिया तो उसकी इज्जत का क्या होगा, गुरुकुल में उसके सम्मान का क्या होगा, और आश्रम से अगर पता लगेगा तो आश्रम से निकाला अलग से जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, भविष्य की लंबी प्लानिंग को सोचते हुए कि उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, समाज में लोग उसे क्या कहेंगे, उसने अपने सगे मौसेरे भाई की हत्या कर दी और पुलिस को हर तरह से गुमराह किया। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में अगर कोई टीन एज लड़का जो हमेशा मोबाइल के साथ विचरण कर रहा हो और मोबाइल के साथ एकांतवास ज़्यादा समय के लिए करता हो, सारा काम छोड़ के कमरे में बंद होकर मोबाइल के साथ रहना, गांव में अपने घर से बाहर निकल के पेड़ के नीचे खुद या किसी मित्र के साथ केवल मोबाइल के साथ रहना, मोबाइल पर देखते रहना, तो आप मान के चलिए कि उसे मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। वो मोबाइल के एडिक्शन से बचा नहीं होगा। और अगर वो पॉर्न का एडिक्ट हो गया होगा तो आसपास के अल्पवयस्क बच्चे, लड़के या लड़की, दोनों पर उसकी बुरी नज़र जरूर रहती होगी। ऐसे एकांत जीवी टीनेजर जो मोबाइल के साथ एकांत में जीने की ललक रखते हैं या जीते हैं या आदत है, इन पर जरूर नज़र रखें। परिवार में अगर ऐसा कोई हो तो उसकी सर्च हिस्ट्री, जो अक्सर घर वालों को बीच में छोड़ के भाग जाता हो, ऊपर चला जाता हो, छत पर चला जाता हो, मोबाइल साथ में हो, स्कूल से लौट के आता हो, अपना जो बॉक्स है, अपना बस्ता है, वो सब एक जगह फेंका और फट से निकल कर भाग गया मोबाइल लेकर, तो उस पर आप ज़रूर नज़र रखें। और घर परिवार का है तो उसकी सर्च हिस्ट्री एक बार ज़रूर खोल कर देख लें कि ये कहाँ कहाँ विचरण करता है, कौन कौन सी साइट्स देखता है। आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि इसे किस तरह की वीडियोस का एडिक्शन हो गया है। आप अगर ऐसा चेक करेंगे तो संभव है कि वो अपनी इस आदत को, जब उसे पता लगेगा कि लोगों को पता लग गया है, तो वो अपने इस आदत से दूर होगा और उसे डर भी लगेगा। और आपके ऐसा करने से समय से पहले किसी अपराध को रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा टीनेजर लड़का बहुत ही खतरनाक होता है। देखने में सौम्य होगा, अच्छे बोलचाल का होगा, स्वभाव में कोई विपरीत बात नहीं रह रही होगी, लेकिन दिमाग में यही सब भरा होगा, इसी मौके की तलाश में होगा, यही उसके दिमाग में घूम रहा होगा और फिर वो नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।